हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करेंगे सब बच्चे अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी एंड पार्टनरशिप में डिफरेंस एंड कंपनी एंड एलएलपी में डिफरेंस, इवन हम तीनों में डिफरेंस करेंगे। स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन जरूर करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब मैंने क्या बताया कि जब भी कभी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी अपने आप का इस्टेब्लिशमेंट किसी पर्टिकुलर एक्ट में करती है उसे बोला जाता है इनकॉर्पोरेशन, राइट। विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है कि कंपनी का नेचुरल बर्थ नहीं होता है। कंपनी को चलाने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं नहीं होते, राइट। और इसको देखो, मैंने बोला कि कंपनी जब भी हम कंपनी के बारे में बात करते हैं तो वो कंपनी एक्ट मान लीजिए 2013 के अकॉर्डिंग उसे अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट करवाना पड़ेगा। अब देखो क्रिएट किसके अकॉर्डिंग हो रही है? लॉ के अकॉर्डिंग हो रही है। खत्म भी कैसे होगी? लॉ के अकॉर्डिंग होगी। तो दैट्स द रीजन इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा आर्टिफिशियल पर्सन होता है क्योंकि इसका नेचुरल बर्थ नहीं होता है। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट मैंने बहुत इन डेप्थ में आपको समझा दिया था। लास्ट का 3 लेक्चर से हम करते आ रहे हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में तो हमने ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि जो कंपनी है और कंपनी के जो मेंबर होते हैं, ये एग्जाम्पल हमारा पहले वाला ये है कि ये कंपनी है बच्चे, XYZ कोई कंपनी है, XZY कोई कंपनी है और ये मेंबर्स है। कंपनी और मेंबर्स दोनों की आइडेंटिटी बच्चे अलग अलग होती है, दोनों एक नहीं है। कंपनी कहती है कि तुम मेरे को पैसा दे रहे हो, जिसकी तुम्हारा पैसा मेरे यहाँ पे कंपनी XYZ में इन्वेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी कैपिटल है, मीन्स कि ये मेरी खुद की कैपिटल है। नहीं, मैं इसको एज ए लायबिलिटी क्रिएट कर मानूंगा। तुम मेरे एज ए क्रेडिटर्स होने वाले हो, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर में मुझे तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ेगी। दैट्स अ रीजन कि ये कहा गया है सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर कि जो मेंबर्स है एंड जो कंपनी है दोनों क्या है? आपस में अलग अलग है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्या लिखा हो? विद आ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंपनी के अंदर चाहे मेंबर आ रहे हैं बच्चे, चाहे मेंबर जा रहे हैं, कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का अफेक्ट नहीं होता है। समझ में आया? कंपनी हमेशा कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस में रहने वाली है। एंड आ कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या है? कंपनी जब भी कभी एग्रीमेंट को एग्री करेगी, दैट मीन्स जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे किसी को ये अलाउ करना है कि हाँ जी तुम कर सकते हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे साइन करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे। इसी तरीके से कंपनी को भी साइन करने पड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉमन सील, जिसे हम ये कह सकते हैं स्टैंप। कंपनी एक स्टैंप यूज करती है। आपने देखा होगा किसी की स्टैंप गोल होती है, किसी की स्टैंप ऐसे चौरस होती है, किसी का किसी भी एंगल से होती है ना, तो उसके ऊपर किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी, जिसने भी कंपनी की जो स्टैंप को यूज किया है, और ये हर कोई यूज नहीं करता, एक प्रॉपर अथॉरिटी होती है वही यूज कर सकते हैं, राइट। तो स्टैंप लगते ही क्या होता है कि हाँ कंपनी ने अलाउ कर दिया कि हाँ तुम्हारे और मेरे साथ क्या हो गए हैं? एग्रीमेंट हो गए। ये हमारी डेफिनेशन थी। तो चलो सबसे पहले हम डिफरेंस करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की है, उम्मीद करेंगे सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आएगा नहीं आ गया नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है। देखो पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप क्या होती है बच्चे? जब दो व्यक्ति आपस में मिलकर क्या करते हैं? कंबाइन होते हैं। एक पर्टिकुलर मेन इनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है। देखो ये जो पॉइंट है मैंने स्टार्टिंग में करवाया था कि जब मैं क्या कर रही हूँ, स्टार्टिंग में एक व्यक्ति ने कम बिजनेस स्टार्ट किया, उसे हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। फिर ये सोच रहा है कि मैं अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करूं, तो उसने क्या किया? दूसरे व्यक्ति के साथ हाथ मिला ले। मान लीजिए दोनों फ्रेंड थे, तो इसे हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। अब ये चाहते हैं कि मैं और ज्यादा बड़ी करूं, मेरी जो एक्सपेंशन है मैं और ज्यादा एक्सपेंड करूं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया? मैंने कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी, फर्म के अंदर कुछ लिमिटेशंस थी, कंपनीज के अंदर भी कुछ लिमिटेशंस है, वो सभी के सभी एक दूसरे को आपस में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। कंपनी क्या होती है? ग्रुप ऑफ द मैनी पीपल्स। एलएलपी क्या होती है? ये कॉम्बिनेशन है। ये देखो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रही है? फर्म नजर आ रही है। यहाँ पे क्या नजर आ रही है? कंपनी नजर आ रही है। यहाँ पे क्या नजर आ रही है? ये कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। किस किस का? एक तो आपकी कंपनी का और प्लस में एक पार्टनरशिप का। इसी वजह से बोला गया है लिमिटेड लायबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी किस में होती है? कंपनी में होती है। और साथ में पार्टनरशिप का भी कॉम्बिनेशन बोल दिया, इसका भी बोल दिया है,
ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं दोनों पे कॉम्बो है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले मीनिंग लिखना है जो मैंने आपको बताया, और फिर उसके बाद क्या लिखना है, लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस दैट मीन्स सेपरेट लीगल एंटिटी, कि किसमें दोनों को एक माना जाता है, किसमें मेंबर को अलग, फर्म को अलग माना जाता है, कंपनी को अलग माना जाता है, उसके बारे में बात जा रही है। देखो पार्टनरशिप में क्या होता है कि फर्म को चलाने वाले जो पर्सन होते हैं वो सारे होते हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं सारे पार्टनर क्या करते हैं, फर्म को चलाते हैं। और इवन फर्म की जितना भी लॉस होता है, मान लीजिए इन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपए इसने इन्वेस्ट किया था, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, भाई 2.5 लाख रुपए लॉस हो गया, ठीक है, 2.5 लाख लॉस हो गया। तो यहां पर इसका मतलब ये नहीं होता पार्टनरशिप में कि तुम लोग बस 1 लाख के लिए लाइबल है, 1 लाख के लिए ये लाइबल है। ये कहते नहीं, जितना लॉस हुआ है तुम्हें अपनी खुद की पर्सनल एसेट्स को भी यूज करके क्या करना पड़ेगा, इस लॉस को फेस करना पड़ेगा। बट कंपनी में तो ऐसा नहीं था, कंपनी में तो लायबिलिटी क्या थी बेटा, लिमिटेड थी, और यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड है। यहाँ पे भी क्या होगी, लिमिटेड होगी। नाम से क्लियर हो रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, है ना, समझ में आया। अच्छा, यहाँ पर क्या है, इसी वजह से बोला जाता है फर्म और मेंबर में किसी भी तरह का अंतर नहीं है। और यहीं से एक ये डिफरेंस भी क्रिएट होता है, अगर किसी कंपनी के अंदर मेंबर शेयर होल्डर बने हुए हैं, मेंबर्स बने हुए हैं, तो उनकी लायबिलिटी केवल क्या है, लिमिटेड है। अगर उन्होंने 1 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किया है, लॉस हो जाता है तो केवल 1 लाख ही कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ज्यादा नहीं करने वाले हैं। समझ में आया। तो दैट्स द रीजन ये क्या है, सेपरेट है, मेंबर अलग, उसकी कंपनी अलग। समझ में आया। लिमिटेड लायबिलिटी में भी ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। ओके, मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे क्या है, मिनिमम मेंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम मेंबर लिखे हुए हैं। मैक्सिमम कितने हैं, यहाँ पे 50 है। मिनिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर, 2, और यहाँ पे 50, 2 और 50 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बट यहाँ पर कंपनी के अंदर बात की जाए तो कंपनी के अंदर हमारे पास 2 तरह की कंपनी होती है मेनली, एक तो प्राइवेट कंपनी, एक आपकी पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या कहती है, प्राइवेट कंपनी कहती है भाई 200 का कॉम्बिनेशन। याद करने का तरीका कुछ मैंने ऐसे बनाया हुआ, मैं हर बार ऐसे बोलती हूँ 200, ठीक है। अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है, ठीक है। यहां पर फीचर क्या है, कुछ इसकी है पार्टनरशिप की है कि मिनिमम 2 चाहिए, और मैक्सिमम की कंपनी की लिमिटेशन आ गई है, कंपनी की फीचर आ गई है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ये क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं है। बट यहाँ पे 200 प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी के अंदर बारे में बात की जाए तो 7 और कोई लिमिट नहीं है। रजिस्ट्रेशन किसको जरूरी है, रजिस्ट्रेशन किसको जरूरी है, यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हो और करवा नहीं, मतलब मर्जी है तो करवा दो, अदरवाइज करवाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ROC, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के अंदर आपको अपने आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है वहां पे सबमिट करवाने ही पड़ेंगे, ठीक है। बट जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। आप किसी भी कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्निंग लॉ। गवर्निंग लॉ का मतलब क्या है, किस किस के ऊपर कौन सा एक्ट अप्लाई होते हैं। पार्टनरशिप के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है, कंपनी एक्ट आपका 2013 होता है, और पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एक्ट 2008 होता है, ठीक है। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के बारे में बात की जाए, मींस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंट्रोल करने वाले पर्सन कौन होने वाले। पार्टनरशिप में कौन होता है, खुद जो पार्टनर्स होते हैं ना वो खुद मैनेज करते हैं। कंपनी के अंदर कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है। और LLP के अंदर क्या होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, मींस कि जिसको अपॉइंट किया गया है वो पार्टनर्स होंगे, यहाँ पे मेंबर्स नहीं होते हैं। दिस इज द मेन की पॉइंट, क्लियर है। टैक्सेशन के बारे में अगर बात की जाए, टैक्सेशन का मतलब कौन होता है, मींस कि टैक्स किसको पे करना है, कैसे पे करना है। अब आपको मैं बताऊं कि जब हम टैक्स पे करते हैं ना, तो एक तो होती है फ्लैट रेट, फ्लैट रेट होता है मींस की फिक्स रेट कि आपको इतना ही देना पड़ेगा, ठीक है। एक होती है स्लैब रेट, स्लैब रेट होता है मींस की जिसके अंदर क्या होती है, एज का क्राइटेरिया होता है, मींस की अगर आपकी उम्र 60 साल है, अगर आपकी उम्र 60 साल से लेकर 80 साल तक है, अगर आपकी उम्र 80 साल से ऊपर है, तो उनकी जो स्लैब रेट होती है मींस की एक दायरा होता है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख है, अगर आपकी इनकम 2.5 से लेकर 5 लाख है, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है,
तो 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। फिर उसके बाद 5%, फिर उसके बाद आपको 10%, फिर 20%, फिर सीधे आपको 30%। ये होती है स्लैब बेटा। स्लैब होती है एक लेवल कि आपकी इनकम किस में लाई करती है। पार्टनरशिप में क्या होती है, आपके ऊपर स्लैब रेट अप्लाई होती है, ठीक है। बट कंपनी के अंदर क्या होता है, सीधा आपके ऊपर रेट अप्लाई होती है, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे पार्टनरशिप की तरह ही टैक्स अप्लाई होता है। कंप्लेंट्स एंड द रिक्वायरमेंट, एक सेकंड, कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट है, सॉरी फॉर दैट, कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट। कंप्लायंसेस का मतलब होता है कि जो रूल रेगुलेशंस है फॉलो कैसे करने हैं, क्या आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर है कि हाँ आपको फॉलो करने पड़ेंगे, है आपके ऊपर मतलब ज्यादा मतलब मैंडेटरी तो नहीं है। पार्टनरशिप में ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं होता, मतलब कि मैंडेटरी है बट इतना ज्यादा मतलब स्ट्रिक्टली कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बट यहाँ पे हाईली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली मतलब अलाउड है कि अगर आपकी कंपनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडवांस टैक्स भी देना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। ऑडिट दैट मीन्स कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को आपको चेक करवाना पड़ेगा कि आपके कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं कर रखी। और यहाँ पे क्या है, मॉडरेट है। समझ में आया। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या बताया मैंने स्टार्टिंग में, तभी तो मैंने मतलब समझा था कि इनका मतलब क्या है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे डिफरेंस क्रिएट क्यों है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर कोई मेंबर डेथ हो जाता है या फिर चला जाता है, कोई आता है, तो पार्टनरशिप क्या होती है, दोबारा से बनती है। समझ में आया। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप की जो डीड होती है, जो एग्रीमेंट होता है, वो दोबारा से बनता है। अगर कोई भी एग्जिस्टिंग रेशियो चेंज हो रहा है या कोई पर्सन ऐड हो रहा है, कोई पर्सन जा रहा है, डेथ की वजह से जा रहा है, रिटायरमेंट की वजह से जा रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, न्यू पार्टनरशिप डीड हमें क्रिएट करनी पड़ती है। बट यहाँ पे कंटिन्यूस रहती है, यहाँ पर भी कंटिन्यूस रहती है। ये किस केस में, इवन द शेयर होल्डर चेंज, और ये किस में, इवन द पार्टनर्स चेंज। समझ में आया, समझ में आया, ओके। नेक्स्ट जाता है सुटेबिलिटी। ये स्मॉल बिजनेसमैन के लिए सुटेबल है, जो भी बिजनेस कर रहे हैं। ये लार्ज बिजनेसमैन के लिए सुटेबल है, जिसके पास ज्यादा कैपिटल है, ज्यादा कैपिटल की अरेंजमेंट इजिली हो सकती है। ये डिपेंड करता है, प्रोफेशनल जो होते हैं ना उनके लिए सुटेबल है। कॉस्ट की अगर बारे में बात की जाए, मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में, तो वो क्या होती है, यहाँ पे लो होती है, यहाँ पे हाई होती है, यहाँ पे भी हाई होती है। उम्मीद करेंगे जो 11 पॉइंट्स मैंने आपको करवाए हैं ये बिल्कुल समझ में आ गए होंगे कहना क्या जा रहा है। पार्टनरशिप, कंपनी, एलएलपी, तीनों के बीच में बिंदास आपके पास डिफरेंस। अब आप ये देखो नीचे जब पढ़ेंगे ना, कंपनी एंड पार्टनरशिप में डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, ये लीगल एंटिटी है, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। ये लीगल स्टेटस के बारे में बात की जाए, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, कोई सेपरेट कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं है, मतलब दोनों सेम ही है, फर्म पार्टनर सब एक जैसे हैं। यहाँ पे लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, यहाँ पे अनलिमिटेड होती है। नंबर ऑफ मेंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं, यहाँ पे 250 का खेल है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जरूरी होता है, यहाँ पे जरूरी नहीं होता, ऑप्शनल है, आप करवा सकते हो, नहीं भी करवा सकते। मैनेजमेंट के बारे में बात की जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे पार्टनर ही डायरेक्टिंग उस पर करते हैं कंट्रोल। ऑनरशिप एंड कंट्रोल के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, डिवाइड इनटू द शेयर्स, ओनरशिप शेयर में की जाती है। ये एक पॉइंट नया है, ये कह रहा है कि जो भी आपको डिविडेंड दिया जाता है वो डिपेंड करता है कितनी शेयर होल्डिंग आपने की हुई है। बट यहाँ पे क्या है, आपकी रेशियो होती है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब समझ में आ गया। ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप, दैट मीन्स कि आप अपने शेयर को सेल एंड बाय इजिली कर सकते हैं, नहीं कर सकते, फ्रीली कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो ट्रांसफर करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होती है, ये डिविडेंड होता है यहाँ पर, क्योंकि शेयर में जब भी इन्वेस्ट करते हैं हमें डिविडेंड ही मिलता है। और यहाँ पे एक रेशो होती है, आपने पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा होगा कि ए और बी दो पार्टनर है, उनका रेशो 2:3 है। राम श्याम पार्टनर है, उनका रेशो 5:1 है ना। तो समझ में आया। टैक्सेशन, यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल टैक्स का स्लैब रेट जो मैंने आपको बताया वो अप्लाई होती है। सेम डिटो इस तरीके से कंपनी एंड एलएलपी के अंदर है। उम्मीद करेंगे ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कर रही होगी। आज हम करने वाले हैं टाइप ऑफ कंपनी। देखिए टाइप, जो कंपनी के टाइप है ना, काफी तरह के बेसिस पे दिया हुआ है। मैंने आपको बताया हम मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज को कवर कर रहे हैं। किसी यूनिवर्सिटीज के अंदर 3 टाइप्स दिए हुए, किसी यूनिवर्सिटी में 4 टाइप दिए हुए, तो 1 बाय 1 सभी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ द नेशनलिटी एंड द अदर, जिसके अंदर एमएनसीज आएंगे, अनरजिस्टर्ड आएंगे, इन्वेस्टिंग कंपनी, फाइनेंस कंपनी, फेरा, ये सभी के सभी कंपनीज आएंगे। इनको हम 1 बाय 1 सभी को इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करें हमारे लेक्चर को बहुत ही
अच्छा सेशन जाने वाला है आज का, क्योंकि ये जो आज चैप्टर करने वाले हैं यहाँ से क्वेश्चन 101% है, आता ही आता है क्वेश्चन टाइप ऑफ कंपनी के बाद। सो कंपनी को स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी का मतलब डिस्कस करना। वैसे मैं इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट फिर भी आज हम दोबारा से फिर स्टार्ट करते हैं कि कंपनी क्या होती है। देखिए कंपनी की जो डेफिनेशन है ये जरूर से जरूर लिख के आनी है। क्वेश्चन की अटेम्प्टेशन कैसे होनी है, जो सबसे ज्यादा जो डाउट रहता था उसको मैंने शॉर्ट आउट किया विद द हेल्प ऑफ दिस नोट्स, राइट। जैसे नोट्स के अंदर आपको दिखाया गया वैसे आप एग्जाम के अंदर लिखे आएंगे। 101% है श्योर कि आपके एग्जाम में नंबर बहुत अच्छे से आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि कंपनी इज an incorporated association which is an artificial person created by the law having a separate entity with a perpetual successions and a common seal। कहना क्या चाह रहा है, जब भी हम कभी कंपनी को सेटअप करते हैं, ये नहीं है कि कंपनी हमने कहा बन गई, जैसे हमने कहा कि मुझे दुकान ओपन करनी है, दुकान किराए पे ली या फिर अपनी खुद की बनाई, ओपन होगी, सिंपल सा प्रोसेस है। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी जब भी आप ओपन करवाते हैं ना, तो आपको जरूरी है कि किसी कहीं ना कहीं आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है, किसी एक्ट के अंदर अपने आप की नाम दर्ज करवाना पड़ता है, उसे बोला जाता है इनकॉर्पोरेटेड। एसोसिएशन का मतलब कि ग्रुप ऑफ द पर्सन है। ठीक है, ये बनती भी कैसे है, लॉ के द्वारा है, बिगड़ती मतलब कि खत्म भी होती है कैसे है, लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये इसलिए बोला जाता है कानून की नजर में ये पर्सन है, बट कैसा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय द लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी। का मतलब क्या है कि जो कंपनी है और जो उसके मेंबर है, देखिए जो कंपनी है और जो उसके मेंबर है वो दोनों के दोनों को ये बोला जाता है कि हम दोनों के बीच में डिफरेंस है। भाई कंपनी की आइडेंटिटी कंपनी की है, पर्सन की आइडेंटिटी पर्सन की है, कंपनी की रेपुटेशन कंपनी की है, पर्सन की रेपुटेशन पर्सन की, दोनों की आइडेंटिटी बिल्कुल सेपरेट है। ये कंसेप्ट ये कह रहा था। एंड नेक्स्ट क्या कहते हैं कि कंपनी हमेशा कंटिन्यूस लेवल पे चलती रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मेंबर आ रहा है, कोई भी मेंबर जा रहा है, बट कंपनी क्या रहने वाली है, हमेशा चलने वाली है, कंटिन्यूस रहने वाली है, एग्जिस्टेंस में रहने वाली है। एंड एक कॉमन सील का मतलब क्या बताया मैंने आपको, कॉमन सील का मतलब है स्टैंप, जिसका जो कि किसको यूज करने के लिए बोला गया है, एक मेन अथॉरिटी होने वाली है और उस अथॉरिटी को ये पावर दी जाती है कि आप कंपनी के नाम की जो स्टैंप होते हैं उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया था कि जैसे डिग्री के ऊपर स्टैंप लगी होती है ना, कि आपने इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स, अपनी ग्रेजुएशन, अपनी स्कूलिंग पास आउट की है, तो ये कॉमन सील का मतलब क्या है, सिग्नेचर या फिर मैं कहूं कि स्टैंप होती है, राइट। समझ में आया। कंपनी का मतलब जरूर लिख के आना, चाहे टाइप ऑफ कंपनी आ जाए, कुछ भी आ जाए, टाइप कंपनी की डेफिनेशन जरूर लिख के आनी है। तो स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन द इनकॉर्पोरेशन। तीनों पॉइंट को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो चलो देखो टाइप ऑफ द कंपनी के, और अगर बात की जाए इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे आपकी 3 टाइप्स की है। ऑन द बेसिस ऑफ द चार्टर्ड कंपनी, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैट्यूटरी कंपनी, ऑन द बेसिस ऑफ द रजिस्टर्ड कंपनी। दो सभी के अंदर ना डिफरेंट है पॉइंट्स, क्योंकि टाइम के जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे हमारे पास क्या है, कंपनी की फीचर्स चेंज होती जा रही है ना। जैसे कि पहले के आदम आदि जमाने के अंदर क्या होता था कि एक पर्टिकुलर एरिया होता था, उस एरिया को कंट्रोल किया जाता था, मैनेज किया जाता था, और मैनेज करने वाला जो व्यक्ति होता था ना वो बहुत ज़्यादा मतलब ये कहेंगे कि रिच पर्सन होता था, है ना, उसकी सभी लोग सुनते थे, जैसे कि राजा महाराजा बोल सकते हैं। तो चार्टर्ड कंपनी कुछ इस तरीके से ही होती है। देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम चार्टर्ड कंपनी करेंगे। चार्टर्ड कंपनी क्या है, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी सच एज अ कंपनी वर फॉर्म एट द इंस्टेंस ऑफ द सम सेलेक्टेड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट विच विद द पर्पज ऑफ द कंडक्टिंग द अफेयर ऑफ द स्टेट्स। कि अपने अपने एरिया के अंदर ना व्यापार कैसे करना है, लोगों की जरूरत कैसे पूरी करनी है, उसको चलाने के लिए एक सिलेक्टेड एरियाज को देखा जाता है, ठीक है। और उसको क्या कौन अथॉरिटी होती है, एक पर्टिकुलर स्टेट की होती है, मींस एक पर्टिकुलर एरिया की होती है, वो मतलब देखती है कि इनको ये प्रशासन करती है, लुकिंग फॉरवर्ड द एक पर्टिकुलर आपकी एरिया की बारे में बात की जा रही है। दीज कंपनी वर द फॉर्म बाय द रॉयल चार्टर्ड एट द एक्सप्रेस ऑर्डर ऑफ द किंग एंड क्वीन। जैसे मैंने बोला ना राजा महाराजा के दौरान टाइम में, जैसे कि आपको याद हो कि अकबर बीरबल का आई होप आप लोगों ने एपिसोड देखा होगा, इवन आप लोगों ने काफ़ी सारे मतलब किंग क्वीन वाले जैसे एपिसोड देखे होंगे या फिर मूवीज देखी होंगी, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो राजा होता है उसके ऑर्डर को सभी फॉलो करते हैं, राइट। और जो उसने बोला है कि कैसे व्यापार होना चाहिए, किस मतलब किस एरिया से हमें सामान मंगवाना चाहिए, किससे नहीं मंगवाना चाहिए, कितने कितने रेट पे मंगवाना चाहिए। इवन आप आज के टाइम में टैक्स बोलते हैं ना, पहले टाइम उसको बोलते थे कर, कि कर की वसूली करने का ये इसको पास ही राइट होता था। समझ में आ रहा है।
समझ में आ रहा है। और इसे इसलिए इस कंपनी को क्या बोला जाता है, चार्टेड कंपनी कहते हैं। बट आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कोई कंपनी नहीं है चार्टेड कंपनी, ऐसी कुछ नहीं है, क्योंकि ये पहले के टाइम के बारे में बात की जाती है। The member of the chartered company were not liable for any debt of the company. This is an important point. ध्यान से सुने इस बात को कि debt of the company and the company enjoy the unlimited rights and had a vast wide of the activities such as the company are not prevented in the India today. आज के टाइम में ऐसी कोई कंपनी नहीं है। इस तरह की कंपनी क्या होती है, इस तरीके की जो अथॉरिटीज होती है उनके पास बहुत ज़्यादा राइट होते थे, बहुत ज़्यादा पावर होती थी कि उस पावर का यूज़ करके वो अपनी एरिया के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो उनको कंट्रोल करते थे। ठीक है, इट्स गिवन द सर्टेन राइट्स, पावर एंड प्रिविलेजिंग टू कंडक्ट द बिजनेस, ट्रेड एंड द रूल फॉर द स्पेसिफिक एरिया। पर हो तो स्पेसिफिक एरिया नहीं, ये नहीं है कि पूरे एरिया के बारे में बात की जाए, स्पेसिफिक अपने दायरे के बारे में बात की जाए। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनीज होगी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है, आप इसको एग्जाम्पल में पुट करके लिख कर आ सकते हो। ठीक है, ब्रिटिश स्टेट यहाँ पे रूल अप्लाई होता था, है ना। ओके जी, आई होप चार्टर्ड कंपनी समझ में आ गया। नेक्स्ट जाता है हमारे पास स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जिसे हम कॉर्पोरेट बिल के अंदर भी डिस्कस किया था, कि जो रूल रेगुलेशन स्पेसिफिक अप्लाई होती है, स्पेसिफिक केस के ऊपर अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा था कि मैंने कहा कि जैसे एक रूल है, जैसे एग्जाम जब हम कभी कोई भी देने जाते हैं ना, तो अभी के लिए एग्जाम के लिए मान लीजिए 3 आवर्स है, बट अगर कोई पर्सन डिसेबल है, मीन्स की फिजिकली फिट नहीं है, तो उसके लिए 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दी जाती है। तो ये स्पेशल केस हो गया। तो स्टैट्यूटरी कंपनीज वो कंपनी होती है, कंपनी तो होती है, कंपनी के रूल अप्लाई तो होती है, बट उसके लिए कुछ अलग से भी स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर पास किए जाते हैं। क्यों की जाते हैं? क्योंकि उनकी रेगुलेशंस अलग तरीके की होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, आरबीआई है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये कुछ एक ऐसी जैसे बैंकिंग कंपनीज है, इनकी बैलेंस शीट बनती है बट अलग तरीके से बनती है। आप लोग नोट करना, आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के चैप्टर के अंदर ना बैंकिंग एंड होल्डिंग एंड सब्सिडी के बाद जो चैप्टर होता है ना, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी वाला चैप्टर, वहां से बैलेंस शीट पक्का आती है पेपर में, बता देती हूँ तुम्हें। तो उनकी प्रोविजंस अलग है, तो इसे बोला जाता है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी दैट मीन्स जो कि क्रिएट की जाती है बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। ईच सच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय अ सेपरेट एक्ट। ये सभी इस तरीके की जो स्पेशल कंपनी होती है उनके लिए एक सेपरेट एक्ट्स बनाया गया, उनका सबका अलग अलग एक्ट्स होते हैं। जैसे कि इंश्योरेंस का हमारे पास 1949 है, आई होप जितना मुझे रिकॉल हो रहा है। आरबीआई का 1935 एक्ट्स में आया था, ये बना, वैसे इसका एक्ट बना 34 में था बट इम्प्लीमेंट 1935 में आया था। इसके लिए रूल रेगुलेशंस अलग हैं। ठीक है, इसी तरीके से एलआईसी का है, रूल रेगुलेशंस क्या है आपकी अलग है इनकी सबकी। तो यहाँ पे ऑन एंड कंट्रोल ये किसके द्वारा की जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, बट वर्किंग कैसी होती है? इंडिपेंडेंटली होती है। मीन्स कि वो अपने रेगुलेशंस के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से उनके अंदर वर्किंग होने वाली है। इनका मेन प्राइमरी पर्पस, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन जो स्टैट्यूटरी कंपनीज होती है ना, उनका प्राइमरी मोटिव पता है क्या होता है? सोशल वेलफेयर करना। दैट मीन्स अपनी जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो किसके लिए हो रही है? पब्लिक को एडवांटेज प्रोवाइड करने के लिए, मीन्स की पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, पब्लिक की इंटरेस्ट के लिए वो काम करते हैं। समझ में आया? उनका मोटिव प्रॉफिट करना, अर्न करना बाद में काम होता है, बट सबसे फर्स्ट मोटिव क्या होता है? पब्लिक को सर्विस देना। जैसे एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि प्रोवाइड करती है, अदर इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि अदर इंश्योरेंस जो कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना। तो यहाँ पे इनका मेन पर्पस क्या होता है? पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करती है। समझ में आया? स्टैट्यूटरी कंपनी क्या है? स्टैट्यूटरी कंपनी जिसके लिए स्पेशल एक्ट बनाई जाती है, उन कंपनीज के लिए उन्हें बोला जाता है स्टैट्यूटरी कंपनी। ठीक है, ये एग्जाम्पल जरूर लिख के आना, जैसे आरबीआई है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एलआईसी है, ये सभी। और रजिस्टर्ड कंपनी तो आप लोगों को पता ही है, जो किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। और जब कंपनी नाम लग गया तो दैट मीन्स कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। दीज कंपनी आर फॉर्म बाय द रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 है। दे कैन बी अ प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, वन पर्सन भी हो सकती है, आगे हम वैसे डिस्कस करेंगे। प्राइवेट कंपनी का नेचर अलग है, इसका वैसे मैं आपको बता देती हूँ, मैं इसके डिफरेंस को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंस यहाँ पे एग्जाम में बहुत आते हैं प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के बीच में। ये हम नेक्स्ट जब ये टॉपिक आएगा तब इसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करेंगे आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि आपके पास जो चार्टेड कंपनी, देखो मैंने इन शॉर्ट में भी लिखा होगा कि इस पीडीएफ को भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको इसके लिए लिटिल अमाउंट पे करनी पड़ेगी, वो आप टीम के साथ कॉन्टेक्ट करके आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है।
ठीक है, समझ में आया कि टाइप ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। हम कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं कि लायबिलिटी के बेसिस पे किस तरीके से इन्होंने बायफॉर्गेट किया हुआ है। भाई सबसे पहले तो कंपनी का मतलब पता होना चाहिए, जो कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। लायबिलिटी का भी मतलब पता होना चाहिए, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। लायबिलिटी का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं कहूँ कि आपने पैसे अरेंज, आपको मान लीजिए आपको घर बनाना है, ठीक है, आपको घर बनाना है, तो आप अपने बैंक के पास गए, और आपने अपने बैंक से पूछा कि हाँ जी मेरा बैलेंस बताइए कितना रखा है। उन्होंने कहा कि भाई 5 लाख रुपए। बट आपने तो बजट बनाया कि हाँ जी घर तो मेरा कितने में बनने वाला है, 25 लाख में बनने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो यहाँ पे ना हम बैलेंस लगा लेते 15 लाख रुपए का। तो आप क्या करेंगे, क्या आप एकदम से आप 25 लाख को, सॉरी आप एक ही पर्सन है, मैंने काफी सारे मेंबर ही बना दी मैंने तो, है ना। तो मैंने कहा कि जैसे आप अपने बैंक के पास गए, क्या आप एकदम से 15 लाख रुपए बैंक से निकलवा के लेकर आएंगे, या फिर ऐसा होगा कि हाँ जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो रही है वैसे वैसे आप उनको निकलवाएंगे। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे हम क्या करने वाले हैं, पैसों को निकलवाएंगे, है ना, राइट। अच्छा, मैंने कहा कि 25 की जरूरत है, 15 लाख अभी आपके पास है, 15 लाख यूज होने के बाद ही तो आप क्या करने वाले हैं, बैंक से लोन लेने वाले, या फिर आपने स्टार्टिंग में ले लोगे, नहीं ना, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में लिया तो आपकी जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इस बैंक के लोन के ऊपर, वो तो बेफालतू की कहेंगे ना कि हाँ एक्स्ट्रा में तुम्हें देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो आपको जब रिक्वायरमेंट होगी पैसों की, आप तभी से आप क्या करेंगे, अपने लोन को रेज करेंगे, है ना। और लायबिलिटी यहाँ पे क्या क्रिएट हुई कि आपने बोला कि हाँ जी लोन दे दीजिए, 2 साल के बाद मैं ये 10 लाख रुपए क्या करने वाला हूँ, आपको पेमेंट कर दूंगा विद इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ये जो मान लीजिए मिस्टर एक्स है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसकी लायबिलिटी बनती है कि हाँ जी 2 साल के बाद ये क्या करे, बैंक से जो उसने लोन लिया था वो उसकी रिपेमेंट करे। तो लायबिलिटी का मतलब क्या है, फ्यूचर में जो ऑब्लिगेशन होती है उसको आपको कंप्लीट अप करना होता है, उसे बोला जाता है लायबिलिटी। अब लायबिलिटी के बेसिस पे कंपनी को बायफॉर्गेट किया गया है 2 पार्ट से। एक तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है आपकी बच्चे लिमिटेड होती है, एक होती है हमारे पास अनलिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या है कि आपकी फिक्स होती है, फिक्स दैट मीन्स कि आपको भी मीन्स कि मेंबर्स जितने भी होते हैं ना कंपनी के, उनको पता होता है कि हाँ जी मेरी लायबिलिटी इतनी बनती है ना, मुझे इतना पे करना है कंपनी को। इस अनलिमिटेड में तो भाई कोई अमाउंट फिक्स ही नहीं होती, भाई जितना कंपनी को लॉस होगा उतना सभी मेंबर्स को बियर करना पड़ेगा। ये थोड़ा ज्यादा ही क्या, बहुत ज्यादा रिस्की है, जो रिस्क टॉलरेंस लिमिट है वो बहुत ज्यादा हाई होती है यहाँ पर। बट लिमिटेड में क्या होता है, कहीं ना कहीं आप उस चीजों से वाकिफ होते हैं कि हाँ जी इन फ्यूचर में मुझे कंपनी को इतना पैसा देना है। भाई मेंबर क्यों देंगे पैसा, समझो इस बात को, समझो। तो तभी मैं थ्योरी पे आऊंगी, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो मैं समझा रही हूँ ना वही एज इट इज आपको एग्जाम्पल लिखने में, इवन थ्योरी लिखने में हेल्प करने वाले। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कंपनी की फीचर्स हमने डिस्कस की थी कि कंपनी के पास ये राइट होता है, पब्लिक कंपनी के पास, कि वो अगर उनको पैसों की जरूरत होती है वो पब्लिक के अंदर अपना प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं, और इस प्रोस्पेक्टस को देखकर क्या करने वाले हैं, जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्टेड होंगे, और वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो क्या करने वाले हैं, ये देखेंगे कि हाँ जी रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है इस कंपनी से, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, तो वो क्या करेंगे, अपना पैसा इस कंपनी में लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। और उस पैसे के लगाने के बदले में उन्हें क्या मिलने वाला है, एक शेयर मिलने वाला है। जितने अमाउंट का एक शेयर होगा उस हिसाब से अगर पैसे लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक शेयर की जो वैल्यू है ना बच्चे, वो कितने रुपए है, मान लीजिए 10 रुपये। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो समझने में आसानी होगी। और कंपनी को क्या चाहिए, 1 लाख रुपए रेज करना है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए रेज करने हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, तो मतलब क्या है, कंपनी को 10,000 शेयर क्या करने पड़ेंगे, इशू करने पड़ेंगे, है ना। और जो लोग इन शेयर्स को लेंगे, जैसे कहते हैं ना कि सामान के बदले में आप क्या करते हैं, उसको पेमेंट करते हैं ना, सेम इस तरीके से शेयर इनके पास चला जाएगा, और जैसे जैसे कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी वो उनसे धीरे धीरे करके लोगों से पैसा मंगवा लेंगे। आपको याद है +2 क्लास में भी हम करते आ रहे थे कि सबसे पहले हम एप्लीकेशन से पे पैसा मंगवाते हैं, फिर हम अलॉटमेंट पे पैसा मंगवाते हैं, फिर हम फर्स्ट कॉल पे पैसा मंगवाते हैं, देन उसके बाद हम फाइनल एंड हम कहते हैं सेकंड कॉल। वही बात है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे कंपनी क्या करेगी, धीरे धीरे शेयर के बदले में उनसे पैसा मंगवाती रहेगी। जैसे हमने ऊपर लोन का एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था, समझ में आया। तो यहाँ पर मेंबर्स की, ये जो मेंबर्स है ना, इनकी लायबिलिटी बनती है
कि जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है ना, तब उसको वो पैसा दे जिसके लिए उन्होंने शेयर्स को सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पर बोला कि मान लीजिए मिस्टर राम है, ठीक है, इसने क्या किया है, 100 शेयर्स को सब्सक्राइब किया। भाई 100 शेयर इस पर्सन राम के पास हैं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि जब भी कंपनी पैसा मंगवाएगी इन 100 शेयर के ऊपर उसको देना पड़ेगा। दैट मीन्स इसकी जो लायबिलिटी बनती है इनटू में कर दूं मैं 10, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 इसको कंपनी को देने पड़ेगी। तो ये इसकी लायबिलिटी है। समझ में आया नहीं आया? ओके। तो मैंने अब यहाँ पर जो कंपनी की जो लायबिलिटी है वो 2 पार्ट्स में बाइफरकेट की थी मेनली। फर्स्ट पार्ट इज दैट कि आपके पास लिमिटेड लायबिलिटी है, एंड सेकंड क्या था, आपके पास अनलिमिटेड है। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया कि मिस्टर राम के जो उसने 100 शेयर्स क्या कर रखे थे, किसी कंपनी के होल्ड किए हुए थे, तो उसकी ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो 1000 रुपए दे। ठीक है। अच्छा मैम, अगर कंपनी में लॉस ज्यादा हो गया तो, मान लीजिए 10 लाख रुपए का हो गया तो क्या होगा? भाई क्या करें फिर, यहाँ पे तो हमारी फिक्स है, हमें तो केवल 1000 रुपए देने, 1000 रुपए दे के हमारी जो पर्सनल एसेट्स है हमें उसको यूज नहीं करने देना। तो इसे बोला जाता है कंपनी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है एज पर द शेयर। तो सबसे पहला पॉइंट जो क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर क्या कह रहा है कि द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर की लायबिलिटी में हमारे एग्जांपल में क्या है, हमारे 1000 रुपए है, इज लिमिटेड है। क्या मुझे पता है मेरे को कितने पैसे देने हैं? हाँ जी मुझे पता है, तभी तो मैंने कहा लिमिटेड में हमें इंफॉर्मेशन पहले से ही होती है कि इन फ्यूचर में मुझे कितना देना है। अच्छा, टू द अमाउंट दे हैव टू बी इन्वेस्टेड इन द शेयर, जितना पैसा उसने शेयर पे लगाया हुआ है उतना ही पैसा आपको क्या करना है, इन फ्यूचर में कंपनी को देना है जब कंपनी मंगवाएगी। क्या समझ में आया? सिंपल सा लैंग्वेज में था, पढ़ो इसको, जो मैंने अभी समझाया वही है। इफ द कंपनी फेस द लॉसेस द शेयर होल्डर विल ओनली लॉस द मनी दे हैव द इन्वेस्टेड इन द शेयर। वो केवल उतना ही पैसा कंपनी को देंगे जितना पैसा उन्होंने शेयर पे लगाया था। इसका मतलब ये है कि मेंबर हैज अ पेड द टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय हिम। जो भी आपके शेयर की, जितने भी शेयर आपने होल्ड किए हुए हैं उनकी कितनी टोटल वैल्यू बनती है। मैंने कैसे निकाला टोटल वैल्यू, देखो मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया कि आपके पास 10 शेयर, कितने शेयर थे, आई होप 100 शेयर थे, है ना? हाँ 100 शेयर थे और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी बच्चों, अपने पास 10 रुपए थी, तो आपकी बन गई 1000 वैल्यू, 1000 रुपए। ही कांट बी आस्क्ड टू पे देम एनी मोर। कंपनी ये नहीं कहेगी कि हाँ जी ज्यादा दो और पेमेंट करो, क्योंकि भाई मेरा तो 10 लाख का नुकसान है, कंपनी के पास ये राइट नहीं है। अमाउंट टू बी केस ऑफ द कंपनी सफर अ लॉस, जब लॉस होगी कंपनी के पास कोई राइट नहीं है कि तुमसे ये कहेगी हाँ जी और पेमेंट करो और पेमेंट करो। ठीक है, सेम इस तरीके से एग्जांपल दिया हुआ है। इसके अंदर एक और एग्जांपल इसी के अंदर बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एप्लीकेशन पे इसने पैसा दे दिया, अलॉटमेंट पे दे दिया, फाइनल फर्स्ट कॉल पे दे दिया, यहाँ तक देते देते ना इसने 800 रुपए दे दिए। ठीक है, अब ये देखो इसकी लायबिलिटी कितनी बनती थी, 1000 रुपए बनती थी। अब इसने 800 रुपए ऑलरेडी कंपनी को पे कर दिए, तो बचे कितने, 200। तो केवल उस टाइम में क्या होगा, 200 रुपए देगा। मीन्स कि जितना बैलेंसिंग फिगर रहता है शेयर होल्डर उतना ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। क्लियर है, समझ में आया? ओके, ये था बच्चों आपके पास कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर। अब यहां पर ना लिमिटेड के अंदर ना 2 पार्ट आते हैं। एक तो लिमिटेड बाय द शेयर होते हैं, अब बाय द शेयर होते हैं, एक मेरे पास क्या होते हैं लिमिटेड बाय द गारंटी भी होती है। गारंटी का मतलब क्या है, कई बार क्या होते हैं शेयर होल्डर ये प्रॉमिस कर देते हैं, जैसे कि आप अपने दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं ना, कई बार आपने किया भी होगा, इवन कई बार आपने गारंटी भी दी होगी कि इसके बदले ना मैं इसके पैसे दे देता हूँ, ये बाद में वो अपने आप सेटलमेंट कर लेता है। आपने कभी किया है? ऐसा ही कई बार शेयर होल्डर करती है कि जब कंपनी बंद होगी ना, कंपनी के बंद होने का टाइम आ गया, मान लीजिए बंद होने के टाइम में क्या करती है कंपनी, सारे के सारे एसेट्स क्या करती है, सेल कर देती है। ठीक है, जिनका भी पैसा अनपेड है, जैसे मैंने कहा कि मेरे एग्जांपल के अंदर यहाँ पे अब 200 रुपये अनपेड था, तो मैं यहाँ से मंगवाऊंगी पैसा। ठीक है, ये सारा का सारा पैसा इकट्ठा करूंगी और मेरी जितनी भी लायबिलिटी बनती है मैं उन सबको क्या करने वाली हूँ, पे करने वाली हूँ। करने वाली हूँ नहीं करने वाली? अच्छा, तो यहाँ पर कई बार क्या करते हैं शेयर होल्डर गारंटी दे देते हैं कि जब भी कंपनी बंद होगी ना, हम एक्स्ट्रा में चलो 2 लाख रुपए और इन्वेस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। किसी ने कहा कि भाई हम तो 10,000 रुपए ही दे सकते हैं। मीन्स की एक गारंटी दी जाती है, वो भी उस टाइम पे कंपनी यूज करेगी उस डॉक्यूमेंट। ये जो गारंटी होगी ना, ये मेमोरेंडम में लिखी होती है कि कौन कितना पैसा दे रहा है, किस तरीके से दे रहा है, ये सभी चीजें ना लिखी होती है, क्योंकि चीजें जब तक रिटर्न फॉर्म में होती है ना, एज ए प्रूफ रहता है ना। कई बार चीजें पर्सन क्या होते हैं, मुकर जाती है, तो मुकरे ना इस चीज के लिए वो क्या करते हैं, रिटर्न फॉर्म में लिखी जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, गारंटीड का मतलब क्या है कि जब भी कंपनी बंद होगी, कंपनी क्या करेगी,
पहला पॉइंट तो ये देखेगी कि कोई अनपेड अमाउंट तो नहीं है वो इस पर्सन का। अगर अनपेड अमाउंट है तो वो भी कवर करेगी। क्या उसने कोई गारंटी दी हुई है? क्या उसने कोई गारंटी दी हुई है? अगर हाँ तो गारंटी का अमाउंट भी उससे लेगी ही लेगी। ये दोनों अमाउंट यूज करने वाली है विद द हेल्प फॉर द पेमेंट ऑफ द लायबिलिटी। क्लियर है? तो ये यहाँ पर दो पॉइंट होती है। ये शेयर वाला पॉइंट आ गया समझ में, अनलिमिटेड बाय द गारंटी। समझो, देखो क्या लिखा हुआ है कि मेंबर लायबिलिटी इज लिमिटेड। मेंबर की लायबिलिटी देखो लिमिटेड ही होती है, स्पेसिफिक अमाउंट की होती है, जो कि प्रॉमिस करता है कि वहां कॉन्ट्रीब्यूट करेगा जब कंपनी बंद होगी। इसका मतलब क्या है कि इट रेफर टू मीन्स दैट द लायबिलिटी ऑफ द ईच मेंबर इज लिमिटेड टू सच अमाउंट द मेंबर में अंडरटेक टू कॉन्ट्रीब्यूट द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप। इट इज रिकॉर्डिंग इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, समझ में आया, ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन that its member undertook upon themselves in case of the company will be wound up during the tenure of the membership। उसकी जो टेन्योर ऑफ द मेंबरशिप का मतलब क्या है कि हाँ उस टाइम पे वो उस कंपनी का मेंबर ही है। मेंबर इन द सेंस कि हाँ अभी भी वो कंपनी के शेयर होल्डर शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं ना वो शेयर को सेल कर देते हैं उस कंपनी के, और वो उस टाइम पे क्या नहीं होते, मेंबर नहीं होते, है ना। तो क्या तब भी अगर उसने गारंटी दी हो क्या वो तब भी पे करेगा? डिपेंड करता है कि बच्चे उसको टेन्योर कितना हुआ है। अगर 1 साल ही हुआ है, ठीक है, कई बार चालाक बनते हैं ना शेयर होल्डर की, हाँ कंपनी डूबने वाली है, 1 साल पहले ही उसको क्या कर देते, छोड़ के चले जाते हैं। तो कंपनी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि अगर टेन्योर मतलब छोड़े हुए टाइम केवल 1 साल हुआ है तब भी वो क्या करने वाला है, जो गारंटी ली थी वो तब भी उसको पे करनी पड़ेगी। अगर 1 साल से ज्यादा है तो उसके लिए अलग प्रोविजन है, वो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे टेबल ऐप के 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीजें लिखी गई है कि द मेंबर अंडरटुक themselves in a case of the company is wound up during the tenure of the membership or within a period of the 1 year after they cease to be its member and its assets or to be not adequate to clear its liability। अगर कंपनी के पास उसके पास पर्याप्त मात्रा में इतना सफिशिएंट पैसा अरेंज नहीं हो पा रहा उसकी एसेट्स को सेल करने के बाद कि वो अपनी लाइबिलिटीज को क्या कर सके, क्लियर कर सके, देन जो पेमेंट डिसाइड हुई थी वो शेयर होल्डर को देनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया? देखो क्या लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल कंपनी, नॉन शेयर कैपिटल कंपनी। नॉन शेयर कैपिटल दैट मीन्स जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, राइट। और ये शेयर कैपिटल दैट मीन्स जो उनके अंदर क्या है, शेयर कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया जाता है। जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिया ना कि शेयर इशू पॉइंट है, यहाँ पे शेयर इशू नहीं होते, लोग अपने आप से कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। या आप नीचे पढ़ना, जो भी समझाया है वो एज इट इज है, ठीक है। जितना भी आपका अनपेड वैल्यू रहती है प्लस में वो अमाउंट जो कि आपने गारंटी किया था कि हाँ जी पे करेंगे, कब, कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम, दोनों की दोनों आपको क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? समझ में आया? सिंपल सा था, ओके। नेक्स्ट जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि आपकी भाई लायबिलिटी ही पता नहीं कि क्या कितनी होने वाली है। ये डिपेंड करेगा कि हाँ जी कंपनी जब बंद हो रही है ना उसको लॉस कितना हुआ, और वो लॉस सभी मेंबर्स के अंदर बटेगा, वो टोटली डिपेंड करते हैं यहाँ पर लॉस। तो इस सिनारियो के अंदर क्या होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं ना उनको अपनी पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है कि जिसके कारण वो कंपनी की जितनी भी लायबिलिटी बनती है उनको पे ऑफ करें। दैट्स अ रीजन कि ये बहुत ज्यादा रेयर केस की कंपनी होती है, बहुत कम है ऐसी कंपनी, और इसकी ऐसी कंपनियों में लोग पैसा भी बहुत कम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, समझ में आया? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी तो आगे होगी समझ में, जहां पर आपकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। यहाँ पर आपकी जो पर्सनल एसेट्स होती है, पर्सनल जो प्रॉपर्टी होती है वो टोटली क्या रहती है, सेफ रहती है, किसी भी तरह की कंपनी के डेट के पे ऑफ करने में यूज नहीं होती है। क्लियर है? समझ में आया कि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, लिमिटेड बाय द गारंटी एंड द रिजर्व शेयर्स के अकॉर्डिंग। आई होप ये पॉइंट भी समझ में आ गया। आज नेक्स्ट जाता है 1 पर्सन कंपनी। भाई 1 पर्सन कंपनी का मतलब क्या है कि ऐसी कंपनी, देखो है कंपनी की ही फीचर्स, बट फर्क इसमें बस यही है कि यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको, एक ही व्यक्ति है। अभी हमने ऊपर क्या करा था, चैरिटी पढ़ा था, राइट। आपको ये जो इमेजेस है ना जो कंपनी के साथ साथ आ रहे हैं उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपको एक पर्सन है, ठीक है, अगर कोई नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं उसको वो फायदे नहीं मिलते कंपनी वाले, तो यहाँ पे ये फैसिलिटी दी गई है कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है, कंपनी ऑपरेट कर सकते हैं, बट इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिट है। क्या?
1% कंपनी उसे ही कहेंगे, वही पर्सन हो सकते हैं जिसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल होती है ना, वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट एक्सीड द 50 लाख रुपीज़। एंड एवरेज एनुअल टर्नओवर क्या होना चाहिए, 3 ईयर्स के अंदर 2 करोड़ से कम होना चाहिए, दैट मीन्स नॉट एक्सीड द 2 करोड़। अगर इस लिमिट को मतलब फॉलो कर रही है, इस प्रोविजन को फॉलो कर रही है, इतना है उसके पास, ठीक है, तो वो 1% कंपनी ओपन कर सकता है। और जैसे ही अगर ये लिमिट क्रॉस हो जाती है तो ये मैंडेटरी हो जाता है उस 1% कंपनी के लिए कि उसे अपने आप को प्राइवेट में या फिर पब्लिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि अगर एक व्यक्ति कंपनी का बेनिफिट उठाना चाहता है, जो कंपनी के अंदर जो फैसिलिटीज दी जाती है, कंपनी के अंदर जो फीचर्स है, ठीक है, वो अगर उठाना चाहता है तो उसे अपने आप को 1% कंपनी बनाना पड़ेगा। यहाँ पर जो डायरेक्टर होते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम 15 होते हैं, मिनिमम 1 होते हैं, मेंबर क्या होते हैं 1 होता है, डायरेक्टर कौन होते हैं 1 होती है, ठीक है। ये स्पेशल, ये एक तरह के प्राइवेट कंपनी ही होती है, ठीक है। इसे मैनेज करने वाला कौन होता है, सिंगल पर्सन होता है जो कि इंडियन रेजिडेंट होगा, इंडियन सिटीजन होगा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा। अगर फॉरेनर है, एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, वो क्या नहीं हो सकता, 1% कंपनी ओपन नहीं कर सकता। मैम एनआरआई का मतलब क्या है, मीन्स कि जो भारत का निवासी नहीं है बच्चे, समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आके देखो क्या लिखा हुआ है, फीचर्स लिखी हुई है। अब देखो इसके ओनर क्या होते हैं, 1% होता है। लायबिलिटी क्या होती है, जो फीचर हमने कंपनी के अंदर डिस्कस की थी ना, मोस्ट ऑफ इसके अंदर फीचर यही है। जो डिफरेंस पॉइंट था ये वाला पॉइंट था। और एक और पॉइंट है कन्वर्जन। कन्वर्जन कब होगा, मीन्स की 1% कंपनी कब प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी बनेगी, जब उसने अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया है तब बनेगी। दैट मीन्स 2 केसेस, एक तो पहला ये कि उसने लिमिट क्रॉस कर दिया है, दूसरा अगर वो कन्वर्ट करना चाहती है, इवन लिमिट उसने क्रॉस नहीं की, मीन्स की 50 लाख 2 करोड़ की लिमिट उसने क्रॉस नहीं की, बट वो चाहती है कि कन्वर्ट करना, भाई ऐसे नहीं होगी, कम से कम 2 साल तक आपको एज अ 1% कंपनी चलानी पड़ेगी। देखो क्या लिखा है, कन्वर्जन कब होगा, कैन बी कन्वर्टेड इनटू द प्राइवेट पब्लिक कंपनी इफ इट इज ग्रो, इट इज मीन्स दैट 1% कंपनी कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ, अपने आप नहीं होगी, इन द पब्लिक में या फिर प्राइवेट कंपनी में। क्या होना चाहिए, 2 ईयर हैज एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के मीन्स की मान लीजिए मैंने क्या कहा कि 1 अप्रैल 2022 को मैंने क्या किया, मेरी कंपनी मैंने 1% बनाई, कम से कम मैंने 2 साल तो उसको चलाना होगा। दैट मीन्स 1 अप्रैल 2024 तक उसे ऑपरेट करना होगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 1 साल हो गया, देन 24, ठीक है, कम से कम मुझे 2 साल चलाने पड़ेंगे, देन उसके बाद मैं उसको कन्वर्ट कर सकती हूँ। और दूसरा, ये मैंडेटरी कन्वर्जन तब मैंडेटरी हो जाता है जब मैं मेरी पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाए, या फिर मैं कहूँ कि मेरी एवरेज एनुअल जो टर्नओवर है वो ड्यूरिंग द ईयर वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए 2 करोड़ से, तो मेरे लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि चाहे मैंने 2 साल कंप्लीट किए ना किए तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? चलो तो फिर आगे बढ़ती है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी दैट मीन्स छोटी कंपनी के बारे में बात की जा रही है, जहां पर हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है, मीन्स की कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। इसकी भी एक लिमिट है, ये लिमिट याद रखनी, बाकी चीजें कंपनीज की फीचर एज इट इज रहने वाली है। इसकी पेड अप कैपिटल क्या होनी चाहिए, लेस देन 4 करोड़, और एवरेज एनुअल रेवेन्यूज जो होनी चाहिए 40 करोड़ से कम होनी चाहिए। ऐसी कंपनीज को हम स्मॉल कंपनीज कहते हैं। ये कंपनी हमारी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी का ही होता है। 1% कंपनी भी हमारी कहीं ना कहीं इस तरीके से होती है। हैज़ अ लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड द टर्नओवर। ये लिमिटेड कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है, टर्नओवर है, ये इनकी लिमिट याद रखनी है। ऊपर जैसे 50 लाख थी और 2 करोड़ थी, यहाँ पे 4 करोड़ और 40 करोड़। समझ में आया? यहाँ पे कम रेगुलेशंस होती है, मीन्स की रूल रेगुलेशंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकती है, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल जो आपकी टाइप है कंपनी की, प्रोड्यूसर कंपनी। ये सिंपल सी कंपनी है। इसमें पता है क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं या फिर मैं कहूँ कि प्रोड्यूसर होते हैं, काफ़ी सारे जो डीलर, जैसे मैंने कहा कि हमारे गांव के अंदर काफ़ी सारे दूध वाले हैं, ठीक है, जिनके पास दूध की डेयरी है। उन्होंने क्या किया, सभी के सभी क्या कर रहे हैं, अपने दूध का एक सेंटर पॉइंट बना दिया। सबने कहा कि हम यहाँ पे इकट्ठा करके फिर आगे क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक कंपनी बना दी जहां पर क्या करने वाले, सभी के सभी मिल्क प्रोड्यूसर वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं, अपने मिल्क को वहाँ कलेक्ट करेंगे, देन फाइनली उसके बाद हम वो सेल करने वाले हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट मोटिव होता है, और जहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी है, जहाँ पर कम क्वांटिटी है, जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर वो सप्लाई कर देती है।
ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, अ प्रोड्यूसर कंपनी इज अ बिजनेस फॉर्म बाय अ फार्मर प्रोड्यूसर और द रूरल एंटरप्रेन्योर टू हेल्प देम टू सेल द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज एफिशिएंटली। समझ में आया? देखो जैसे कि यहाँ पे ना मैंने एक मिल्क का ही एग्जांपल लिया हुआ है, ग्रुप ऑफ द डेयरी फार्मर फॉर्म अ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, ये सारे के सारे जो फार्मर हैं वो क्या करने वाले हैं, अपनी मिल्क को लेकर आएंगे, कलेक्ट करेंगे, देन उसको अकॉर्डिंग टू नीड उनको वहीं से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, जहाँ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर उतना ही पहुँचेगा, वहाँ पर कम है तो वहाँ पर कम होगा। अब मैं कहूँ कि अगर इंडिविजुअली जो फार्मर है वो सेल करने निकल जाए, भाई उसकी पहुँच थोड़ी कम होगी, है ना। अब यहाँ पे अमूल कंपनी का एग्जाम्पल ले लीजिए, अब अमूल का जो दूध है, मदर डेयरी का दूध है, सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि उनको पता है कहाँ पे कितनी डिमांड है, उसी के अकॉर्डिंग वो सप्लाई कर देते हैं। समझ में आया? ओके जी। फिर फाइनली अब ये जितना भी हमने ये चैप्टर किया है, 6 पार्ट में हमने डिस्कस किया है, इन सब का कंक्लूजन मैंने आपको ड्रॉ करके दे दिया है। इसको रीड आउट करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो टेबुलर फॉर्म में है कि हमने मल्टीनेशनल कंपनी पढ़ी, हमने अनरजिस्टर्ड कंपनी पढ़ी, इन्वेस्टमेंट कंपनी पढ़ी, फाइनेंस कंपनी पढ़ी, फेरा पढ़ी, चैरिटेबल 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एंड प्रोड्यूसर। हो गया चैप्टर फिनिश। उम्मीद करेंगे ये जो चैप्टर है बहुत आसान लगा होगा आपको। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन, स्पेशली सभी स्टूडेंट्स के लिए है, आप कमेंट सेक्शन कीजिए। कोई भी डाउट है उसके लिए, सेशन अच्छा लगा है तब भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन मिलेगा, राइट। और अपने क्लासमेट्स, अपने जितने भी कलीग्स हैं उनके पास शेयर कर दीजिएगा कि हाँ जी कंपनी लॉ का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है टीम का। आप बताएंगे कि हम मुझे इस चैप्टर की, इस वीडियो की ये वीडियो नोट्स चाहिए, टीम आपको बता देंगे कैसे क्या कुछ चार्जेस रहने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।